ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 3। आप लोगों ने अगर पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो मैं लाइब्रेरी बना दूंगा, वरना आप यहाँ पे पहला वीडियो दूसरा वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं। उस पर पहला वीडियो का लिंक मिल जाएगा या तो सर्च कर लो, सिंपल सा है। और इंट्रोडक्शन दे दूं, पांच पांच क्वेश्चंस हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के लेंगे और उस पर काम करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन से लेके हार्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे। सारे इंटरव्यू क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ मोस्टली वो भी बताऊंगा, जो मेरे टीममेट्स पूछते हैं वो भी बताऊंगा। और नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो जो कि आप अगर सॉफ्टवेयर इंटरव्यू में, तो आपको लॉजिकल क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जाते हैं स्टार्टिंग करने के पहले, और उनके बाद फिर कोडिंग पे आया जाता है। तो लॉजिकल क्वेश्चंस पे इम्पैक्ट बनाना बहुत स्ट्रांग रहता है, बिकॉज अगर आप लॉजिकली राइट बोल रहे हैं, सिंटेक्स वाइज राइट बोल रहे हैं, उसका पूरा पैटर्न समझ रहे हैं, तो आगे आपको जो इंटरव्यूअर रहता है उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन बनता है वो काफ़ी सही बनता है। तो ज़्यादा कुछ और ताम झाम ना बताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट हम लोग जैसा कि हमेशा HTML पे करेंगे। HTML का पहला क्वेश्चन ये है कि HTML का स्पेसिफिकेशन जो होता है और ब्राउजर पे जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो देखो यार, HTML का जो स्पेसिफिकेशन होता है, जो HTML क्या करता है, एक सेट ऑफ रूल डिफाइन करता है। जो भी डॉक्यूमेंट आप डाल रहे हो तो वो सब वैलिड होना चाहिए कि इसके अंदर ये होना चाहिए, हेड का हेड क्लोज होना चाहिए। और उस हिसाब से वो ये भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि ब्राउजर उसको कैसे इंटरप्रेट करता है और कैसे रेंडर करता है। तो जैसे हेड के अंदर हेड है, हेड ओपन है कि नहीं, हेड के अंदर बॉडी होना चाहिए, बॉडी के अंदर पैराग्राफ होना चाहिए, हेड के ऊपर स्टाइल होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है उसके लिए। सेकेंड थिंग क्या होता है, ब्राउजर क्या है। ब्राउजर का काम क्या है, स्पेसिफिकेशन को सपोर्ट करना, अगर सब डॉक्यूमेंट्स वैलिड है तो, और सारे रूल्स जो है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है तो। लेकिन अभी तक ऐसे काफी ब्राउजर बहुत कम बने जो सारे स्पेसिफिकेशन को पकड़ सकते हैं। बट मतलब कुछ कुछ ब्राउजर हैं जो हैं और कुछ कुछ है जो बिल्कुल नहीं करते। आपको पता है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी। एंड उसी के कारण क्या होता है कि डेवलपर को कंफर्म करवाना पड़ता है कि हाँ भाई, जो मैं एस्पेक्ट दे रहा हूँ वो सब उस ब्राउजर पे सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। इसके इसलिए वो तो अपना कंसेंट बताते हैं। और इसलिए जो क्रॉस ब्राउजर सपोर्ट होता है UI डेवलपर्स के लिए, बहुत ही हैक्टिक होता है, उसके कितने भी स्पेसिफिकेशन डालने के बावजूद। फिर एक होते हैं HTML5 जो है, वो कुछ और रूल डिफाइन करता है ताकि कोई इनवैलिड डॉक्यूमेंट ना हो। पहले होते हैं सिंटैक्टिकल एरर्स, यानी कि इनवैलिड डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ भी अनसन रखा होगा। तो इसलिए स्पेसिफिकेशन पहले ही बता देता है और काफ़ी डिसीजन जो है वो ब्राउज़र पे छोड़े जाते हैं कि भाई अगर कोई मेल फ्रॉम डॉक्यूमेंट आ रहा है तो आप खुद ही देख लीजिए। अब भाई ये बोला गया है कि करेक्ट यूसेज बताइए, जो नया सिमेंटिक एलिमेंट्स आए हैं ना, हेडर, आर्टिकल, सेक्शन, फुटर। हेडर फुटर तो आपको पता ही होगा, पावर पॉइंट बनाया हो कभी तो ऊपर में क्या आता है, नीचे में क्या होता है। तो ऐसी हेडर जो है वो एक तरह से इंट्रोडक्टरी या नेविगेशनल इंफॉर्मेशन रखता है। जिस पर्टिकुलर पेज पे हो आप उसका, उसको एक सेक्शन हेडिंग बोल सकते हैं। अगर आप ऑथर कोई पब्लिश कर रहे हैं तो ऑथर का नाम बोल सकते हैं, डेट ऑफ पब्लिकेशन, टेबल ऑफ कंटेंट, नेविगेशनल फॉर्मेट, ये सब। आर्टिकल जो है उसका मतलब ये है कि जो भी कॉम्पोजिशन है वो खुद के अंदर बना हुआ है और वो पेज के बाहर बना हुआ है। ठीक है, लॉजिकली वो इंडिपेंडेंटली वो पेज के बाहर क्रिएट किया जा सकता है, उसकी मीनिंग को मतलब बिना छेड़खानी किए हुए। सबसे सिंपल जो एग्जांपल है वो इंडिविजुअल ब्लॉग पोस्ट हो सकते हैं, आप न्यूज़ स्टोरी देखते हैं वो हो सकते हैं। सेक्शन जो होता है एक फ्लेक्सिबल कंटेनर होता है जो भी कोई भी कंटेंट को करता है, नॉर्मली इंफॉर्मेशनल थीम या पर्पस के लिए। आर्टिकल और सेक्शन में यही डिफरेंस है। फुटर तो आप समझ गए होंगे, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन रखेगा, ये सब रखेगा। तो ये क्वेश्चन आ गया। अब बात होती है कि ओके, ये थोड़ा कल का क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो बात यह है कि इसका क्वेश्चन ये था कि आर्टिकल जो है वो एलिमेंट के अंदर, सेक्शन जो है वो एलिमेंट के अंदर आर्टिकल के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता, और आर्टिकल जो है वो सेक्शन कंटेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो वो क्वेश्चन जो है इसी पे था। ये कल का, सॉरी सॉरी, गलत हो गया। क्वेश्चन ये था कि आर्टिकल के अंदर सेक्शन आ सकता है कि नहीं, सेक्शन के अंदर आर्टिकल आ सकता है कि नहीं। तो आंसर दोनों का यस है। जैसे एग्जाम्पल जो है वो एक पर्सनल डैशबोर्ड हुआ, उसके अंदर एक सेक्शन रहेगा, इसमें काफ़ी सोशल नेटवर्किंग का इंटरेक्शन दिया जाएगा, और साथ ही साथ सेक्शन रहेगा लेटेस्ट न्यूज़ के आर्टिकल का, जो कि काफ़ी सारे आर्टिकल एलिमेंट्स भी कंटेन करेगा।
जैसे आप देखते हैं ना फेसबुक पे इधर आता है आजकल कोविड वोविड वाला जो साइड में आ रहा है वैसे। ओके। अब वैसे ही कन्वर्सली आर्टिकल में भी काफी सेक्शन हो सकते हैं, रीडर कमेंट्स ऐसा वैसा करके। ये देखिए मैंने क्या गलती की, है ना। तो मैंने दोनों बात दो दो चीज वही हो गया। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बताना है हेडर और H1 टैग का रिलेशनशिप क्या होगा। पहले HTML में क्या होता था, सिर्फ हमारे पास एक ही बड़े वाले एलिमेंट रहते थे H1 के, और जो कि टिपिकली पेज के अंदर प्रेजेंट रहते थे और वही हेडिंग होते थे। HTML5 में H1 रिप्रेजेंट करता है टॉप लेवल हेडिंग किसी भी सेक्शन का, और अगर वो पेज की बॉडी हो, आर्टिकल हो, सेक्शन एलिमेंट हो। जैसे कि आप ये बताते हैं, हमेशा जो हेडर एलिमेंट रहेगा सेमांटिक वाला जो भी है, वो एक है H1 एलिमेंट को कंटेन करेगा ही। अगर कोई भी नेचुरल हेडिंग उस सेक्शन के लिए नहीं है, तो फिर ये ऐसा इंडिकेशन है कि भाई आर्टिकल या सेक्शन टैग यूज मत करो। हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि इवेंट प्रोपगेशन क्या होता है। तो अगर मैं इसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो जब भी कोई डॉम इवेंट ऑकर होता है तो हमेशा जो है वो एक एलिमेंट पे ऑकर नहीं होता। तो बबलिंग फेज होती है जिसमें इवेंट जो है वो बबल अप होता है, या तो अपने पेरेंट के ऊपर जाता है या तो उसके ग्रैंड पेरेंट के ऊपर जाता है, या ग्रैंड पेरेंट के पेरेंट के ऊपर जाता है, जब तक उसको विंडो पे नहीं पहुंच जाता वो कैप्चरिंग फेज में। ठीक है। और इवेंट जो हमेशा विंडो से स्टार्ट करता है टू द एलिमेंट दैट ट्रिगर द इवेंट, है ना। तो उसी पे जो है ये प्रोपगेशन तीन फेजेस पे होता है। पहला जो फेज है वो कैप्चरिंग फेज होता है, इसमें इवेंट जो है विंडो से स्टार्ट करेगा और फिर जाएगा हर एलिमेंट जब तक उसको वो टारगेट एलिमेंट पे ना पहुंचे। फिर उसके बाद वो टारगेट फेज पे आता है, इसमें इवेंट रीच कर गया है टारगेट एलिमेंट पे। और उसके बाद जो होता है वो बबलिंग फेज होता है, इसमें इवेंट जो है वो वापस बबल अप करता है टारगेट एलिमेंट पे। फिर वो हमेशा अपने ऊपर वाले एलिमेंट पे आता है जब तक वो विंडो ना पहुंच जाए, मतलब पहला वाला डॉम के ऊपर वाला विंडो पे ना पहुंच जाए। तो देखिए क्या हुआ। ये देखिए एक कैप्चरिंग पे बता रहा हूँ, ये विंडो पे गया, विंडो से डॉक्यूमेंट पे गया, डॉक्यूमेंट HTML पे गया, वहां से ब्राउजर पे गया, वहां से डिव पे गया, वहां से बटन पे गया। बटन उसका मिल गया टारगेट फेस, अब वो बबलिंग कर रहा है, वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है। अब भाई बबलिंग की बात किए हैं तो बबलिंग क्या होती है। जब भी कोई इवेंट ऑकर होता है डॉम में, तो वो हमेशा एक ही एलिमेंट के लिए नहीं होता, वो बबलिंग फेज में ऊपर जाता है। वही हमने पीछे पढ़ा, तो देख लो आप। ग्रैंड पेरेंट है उसके अंदर, पेरेंट है उसके अंदर, चाइल्ड है। ठीक है। तो वही बात हुआ है कि अगर ऐड इवेंट किया हमने और हमने चेक किया कि जो भी है इवेंट नहीं है, अगर सब कुछ नॉट इक्वल्स है, ठीक है, वो फंक्शन है तो रिटर्न कर देगा कि भाई कुछ भी अलाउड नहीं है। पर अगर कोई स्ट्रिंग आ रहा है तो वो क्वेरी सेलेक्टर से E1 का सिलेक्ट करेगा और वहां पे अपना इवेंट लिस्नर मारेगा। अब ऐड इवेंट जो यहाँ पे हो रहा है, वहां पे वो सारे देखिए आप सारे कांस्टेंट बना के सबका एक तरह से रेफरेंस ले लिया वो, और फिर उसने सब कुछ चाइल्ड पे चाइल्ड क्लिक कर रहा है, पेरेंट पेरेंट क्लिक कर शो कर रहा है, और डॉक्यूमेंट पे क्लिक फंक्शन पे वो वापस दिखा रहा है कि हाँ डॉक्यूमेंट पे क्लिक हुआ है। HTML के क्लिक फंक्शन पे वो HTML दिखाएगा, विंडो के में ये विंडो दिखाएगा। तो अगर आप इसको रन करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा इवेंट जो है वो कैसे कैसे ट्रिगर हुआ है। तो जैसे आपको मैं बता दूं फिर से, जो ऐड इवेंट लिस्टनर मेथड है यहाँ का, वो एक थर्ड ऑप्शनल पैरामीटर कर रहा है, यूज कैप्चर वाला। ठीक है, यूज कैप्चर विद अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फॉल्स। ठीक है ना। द इवेंट विल ऑकर बबलिंग फेज, इफ ट्रू द इवेंट विल ऑकर इन द कैप्चरिंग फेज। अगर फॉल्स होगा तो बबलिंग फेज पे ऑकर होगा, और अगर ट्रू हुआ तो वो कैप्चरिंग फेज पे ऑकर होगा। इफ वी क्लिक ऑन द चाइल्ड एलिमेंट, इट लॉक्स चाइल्ड पेरेंट ग्रैंड पेरेंट HTML डॉक्यूमेंट विंडो रिस्पेक्टिवली ऑन द कंसोल। मतलब पहले वो अगर फॉल्स है तो वो बबलिंग फेज पे होगा, मतलब कि अपने चाइल्ड पे गया जहाँ पे हमने क्लिक किए, फिर वो पेरेंट पे क्लिक किया, फिर वो ग्रैंड पेरेंट में क्लिक किया, HTML पे क्लिक किया। ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर जाने वाला। सेम चीज कैप्चरिंग में क्या होता है, डॉम से नीचे, ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट, पेरेंट से चाइल्ड जाएगा। यही सेम कोड लिखा गया है उसमें भी, है ना। सेम कोड लिखा गया है। बात वही है, चाइल्ड से कैसे जाने वाला है उसी पे चीज है, बस अगर अपन क्लिक करेंगे चाइल्ड एलिमेंट पे तो वो लॉग कैसे जाएगा, पहले विंडो पे जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट पे जाएगा, फिर ग्रैंड पेरेंट पे जाएगा, फिर ऐसा। तो ये हो जाता है अपना इवेंट कैप्चरिंग। अब इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, आप वो एक कोड देख के बताइए, तो आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी समझ में आएगा। मतलब कि मुझे तो आई है बट आपको भी समझ में आएगा, ठीक है ना।
ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, ये हम लोगों ने देखा था। और इस पे बस बात वही है कि आपका जो कैप्चरिंग फेज होता है और जो बबलिंग फेज होता है, कैप्चरिंग में वो विंडो से नीचे कैप्चर करता है, बबलिंग में वो जो चाइल्ड एलिमेंट से विंडो तक जाता है। ओके। और ये पर्टिकुलर इवेंट आप कैसे फॉलो करते हैं वो आपको डिपेंड करेगा, अगर आप इसको अपने सिंटैक्स पे या किसी भी कंपाइलर पे कंपाइल करेंगे तो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ऐसा, अच्छा अरे यार फिर मैं ये पुराना वाला लिया भाई, देखो कल की कुकी वाली क्वेश्चन है, माफ करना। चलो आ गया। डिफरेंस क्या है, कल हमने बात किया था ना प्रिवेंट डिफॉल्ट और स्टॉप प्रिवेंट डिफॉल्ट का, और उसमें रिटर्न ट्रू कर देता है HTML5 में। तो वही डिफरेंस क्या है अभी इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट और इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन मेथड में। तो मैं अगर सरल भाषा में समझाऊं तो प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है, कोई भी डिफॉल्ट बिहेवियर रहता है एलिमेंट का उसको प्रिवेंट करता है। वो एक फॉर्म एलिमेंट के अंदर पे यूज होता है, जो कि कभी भी सबमिट करने से प्रिवेंट करेगा अगर मान लो कुछ भी गलत वलत हो रहा है तो। और ये एक एंकर एलिमेंट के अंदर अगर यूज हो रहा है तो वो नेविगेटिंग से प्रिवेंट करता है। अब अगर किसी कंटेक्स्ट मेनू के अंदर ये हो रहा है तो वो शोइंग या डिस्प्लेइंग से करता है। जबकि इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन जो रहता है वो प्रोपोगेशन किसी इवेंट का स्टॉप करता है, अगर बबलिंग या कैप्चरिंग करने की, अभी अभी बात की ना बबलिंग कैप्चरिंग की, उसमें स्टॉप करता है वो। ठीक है, अब आते हैं CSS पे। आई होप मैंने कोई पुराना को वीडियो रिपीट नहीं किया हो। चलो, कल जब मैं बहुत दिन से मैं टॉपिक देख रहा था तो मैंने आज बात कर लेता हूँ, ये सास लेस और स्टाइलस क्या होता है, एंड पीपल इनको क्यों यूज़ करते हैं, पीपल मतलब हम लोग इनको क्यों यूज़ करते हैं, और हाउ डज समथिंग लाइक कंपास रिलेट टू सास। तो ये सब जो है वो इनको क्या बोला जाता है, CSS का प्री प्रोसेसर बोला जाता है। और ये एब्स्ट्रैक्शन लेयर होते हैं CSS के ऊपर। और इसको ये जो है वो एक स्पेशल सिंटेक्स या लैंग्वेज है जो कि CSS में कंपाइल डाउन होते हैं। ये CSS को मैनेज करना काफ़ी इजियर बनाते हैं। और जैसे वेरिएबल हुआ, मिक्सिंग्स हुआ, जो वेंडर प्रीफिक्सेस को हैंडल करते हैं। और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जो यूज़ किया जाता है CSS की, कॉन्कैटिनेटिंग पूरा वो CSS को एक में और कंप्रेस करने को, उसके लिए यूज़ होता है। बोनस पॉइंट यही है कि डिफ़र कैसे करते हैं, इसको एक्सपीरियंस क्या होता है। और और इसमें आपको क्या करना होगा कि आप कंपास, बॉर्बन, लेस एट, नीब, ये सब कैसे आप जान सकते हैं। तो उसमें भी आपको क्वेश्चंस बता सकते हैं, ये एक क्वेश्चन मैं आपको कल बता दूंगा, डिफ़र वाला और कंपास वाला। ठीक है, तो अब ये देखना है रीसेट क्या होता है, CSS फाइल डज एंड हाउ इट्स यूजफुल, एंड कोई नॉर्मलाइज डॉट CSS का बताओ। तो अभी सिर्फ रीसेट के बारे में बात करते हैं। रीसेट जो है वो बहुत ही कॉमन है, और जो भी फ्रंट एंड डेवलपर है उसको पता ही होगा कैसे यूज़ करते हैं, उसको पता होना चाहिए। सो ये ब्लाइंडली करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए, रीज़न जो है वो ये है कि काफ़ी ब्राउज़र जो है उनके काफ़ी डिफरेंट स्टाइलिंग रहते हैं हर एलिमेंट के। और अगर आपको सबके साथ डील नहीं करना है तो जो डिज़ाइनर है वो अननेसेसरली डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और काफ़ी प्रॉब्लम ब्रेक हो जाएगा। नॉर्मलाइज जो होता है वो CSS का रीसेट ऑल्टरनेटिव होता है। तो इंस्टेड ऑफ वाइपिंग आउट ऑल द स्टाइल्स, वो एक रीजनेबल डिफॉल्ट को सेट कर देता है। और वो सारे चीज़ों को एक साथ अनसेट नहीं करता, जो कि बाकी डिफरेंट ब्राउज़र के साथ कंसिस्टेंट हैं, जैसे कि बोल्ड हेडर। तो बेसिकली रीसेट से छोटा है, सब कुछ रीसेट नहीं करता, कुछ सेट जो है बचा के रखता है। और इट हैंडल्स अ क्वर्क जो आप कभी कंसिडर नहीं करते, जैसे HTML5 का ऑडियो एलिमेंट की इनकंसिस्टेंसी और लाइन हाइट की इनकंसिस्टेंसी, सब या सब एलिमेंट का जो है इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, एंड काफ़ी सारे टेक्निक है फ्लोट क्लियर करने के। क्या क्या टेक्निक है वो बताता हूँ। एक है क्लियर फिक्स, ठीक है। दूसरा है फ्लोट, पेरेंट को भी फ्लोट कर दो। और दूसरा है कि एक तीसरा सॉरी है कि एक ओवरफ्लो प्रॉपर्टी ला लो अदर देन विजिबल ऑन द पेरेंट। ठीक है। और इनलाइन ब्लॉक में आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर यूजिंग इनलाइन ब्लॉक एंड फ्लोट्स फॉर बिल्डिंग अ ग्रिड। तो विद इनलाइन ब्लॉक आपको वाइट स्पेस इशू से डील करना पड़ता है, और आपको फ्लोट्स जो है वो क्लियरिंग से डील विद द क्लियरिंग। अब ये जो चित्र दिख रहा है इसको बताता हूँ क्या होता है, स्प्राइट्स क्या होता है।
उसके बारे में बात चलेगी, कोई पूछेगा तो। कोई पॉसिबल ऑल्टरनेटिव है स्प्राइट का? स्प्राइट क्या होता है? मल्टीपल इमेज को कंबाइन करके एक में बनाना, जिससे परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी रीज़न है इसके कारण ये यूज़ किया जाता है। अगर नॉर्मली बताऊं तो जो सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट थिंग है वेबसाइट का जो करता है वो करता है रिक्वेस्ट करना किसी भी रिसोर्स को। जितना कम रिक्वेस्ट करेगा उतना ज़्यादा फास्टर वेबसाइट होगा, और जितना फास्ट होगा उतना अच्छा होगा। तो काफ़ी रिक्वेस्ट को एक साथ कंबाइन करने को गुड बोला जाता है। अब इसमें स्प्राइट जो है रैस्टर इमेज होते हैं, मतलब एक बिट बाय बिट का जो पिक्सल पे इमेज बन के एक जो बड़ी इमेज बनती है उसको रैस्टर इमेज बोलते हैं। समझाऊंगा समझाऊंगा, शांति। तो जब भी अगर आपको ऑल्टरनेटिव चाहिए तो गुड आंसर क्या रहेगा कि आइकन्स जो हैं आर आइकन्स, और आइकन्स जो है वो उनको वो रेस्टर नहीं करना पड़ता है, जैसे एसवीजी का स्टैक हुआ, आइकन के फॉन्ट हुए। ठीक है। और मैनुअली आप स्प्राइट्स को क्रिएट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बट काफ़ी एफिशिएंट नहीं है ये। इसलिए काफ़ी हेल्पर टूल्स होते हैं, स्प्राइट क्रो, स्प्राइट मी, स्प्राइटिंग विद कंपास एंड गंट आइकन। और होता है क्या है, रास्टर ग्राफिक्स एक बिटमैप होता है। बिटमैप एक ग्रिड रहता है इंडिविजुअल पिक्सल का, जो बिल कंबाइन होकर एक इमेज बनाते हैं। और इमेजेस को ऐसे कलेक्शन ऑफ छोटे छोटे टाइनी स्क्वायर्स के हिसाब से बनते हैं। और हर स्क्वायर या पिक्सल जो है वो एक पर्टिकुलर ह्यू या शेड में कोड होता है। तो ये है गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू कुड यूज काउंटर इंक्रीमेंट एंड काउंटर रीसेट इन सीएसएस एंड टू क्रिएट अ ऑटोमेटिक नंबरिंग विद इन अ पेज। जो काउंटर रीसेट और काउंटर इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी होती है वो अलाउ करती है डेवलपर को कि वो ऑटोमेटिकली सीएसएस एलिमेंट्स को एक ऑर्डर्ड लिस्ट देने के लिए। काउंटर रीसेट क्या करता है, वो सीएसएस काउंटर का उसको रीसेट कर देता है एक गिवन वैल्यू पे। काउंटर इंक्रीमेंट क्या करता है, उसको इंक्रीमेंट कर देता है काउंटर वैल्यू से एक या ज़्यादा जो भी आप वैल्यू दिए हैं उससे बढ़ा के। और ऑटोमेटिक नंबरिंग जो होती है पेज पे वो यूज़फुल होती है किसी भी सेक्शन हेडर्स के लिए। और एक डिस्प्ले ऐसा है कि आप देखो, यहाँ पे बॉडी पे काउंटर रीसेट लगा दिए जैसे ही बॉडी लोड होगा, और H1 पे आप काउंटर रीसेट लगा दिए बार के लिए। और H1 बिफोर क्या होगा, काउंटर इंक्रीमेंट करेगा फू को, और सेक्शन पे काउंटर फुल ले आएगा पहला वाला ऑर्डर। H2 बिफोर में फिर काउंटर इंक्रीमेंट करेगा बार को, H1 वाले को, और सेक्शन पे फू प्लस डॉट काउंटर 1.1 ले आएगा। ठीक है, समझे ना कि समझाऊं? भाई देखो सिंपल है। ये H1 पे अपना काउंटर है वो 1 ले आएगा। ठीक है। H2 पे गया तो 1.1 आ जाएगा, फू का काउंट बार डॉट बार का काउंट। ठीक है। अब रिएक्ट पे आए। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे रिएक्ट के। ठीक है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स जो है एक बेसिक इलस्ट्रेशन है जिससे आप यूनिडायरेक्शनल जो डेटा स्ट्रीम है उसको मेंटेन कर सकते हैं व्यू से मॉडल तक, मतलब मॉडल से व्यू में डेटा आने वाला। और इसका क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टेड डेटा जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको ऐसा इंटरफेस बनाना डेटा के लिए जिससे कोई भी इशू ना हो। फ्लक्स कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इंसिपिड रहता है, यानी कि वो कोई भी रिएक्ट एप्लीकेशन के स्पेसिफिक नहीं रहता, या तो इसको कोई भी रिक्वायर नहीं रहता कि कोई एक रिएक्ट एप्लीकेशन कलेक्ट करे द्वारा कलेक्ट करने के लिए। मतलब बेसिकली रिएक्ट एप्लीकेशन इसको कलेक्ट करे ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है। फ्लक्स जो है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया है जिसपे आप कोई भी चीज़ का कंप्रेशन ऑफ इट्स यूसेज कर सकते हैं। मतलब बात यही है कि वो मेंटेन करता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो डेटा स्ट्रीम को। ठीक है, इतना ही है, बाकी सब तो नॉर्मल बकवास किया गया है इसमें। और अच्छे से पढ़ेंगे कभी इसको। डू यू थिंक रिएक्ट जेएस हैज लिमिटेशन? पूछ सकते हैं भाई। तो कुछ बताओ। पहला तो हमेशा याद रखना, सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो बोलना भाई सिंगल पेज है मैं क्या करूँ। ठीक है। पहले हैं फ्यू ड्रॉबैक्स, पहला ड्रॉबैक्स करते हैं। जो पहला ड्रॉबैक है उसका लाइब्रेरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी है और काफ़ी कंफ्यूजन बनाता है डेवलपर्स के लिए। और दूसरा है कि काफ़ी डेवलपर्स को JSX पसंद नहीं है, क्योंकि सबको पसंद है कि HTML अलग हो, JS अलग हो, इनलाइन टेम्पलेटिंग है, नौटंकी होता है ना। JSX में क्या होता है कि आप XML भी उसी में कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट भी उसी में कर रहे हैं, फंक्शन लिख दिया उसके अंदर, HTML के टैग घुसाड़ दिए, सब कुछ ऐसे चलता है। एक और मेजर लिमिटेशन है रिएक्ट जेएस का, वो ये है कि आप एक ही लेयर ऑफ ऐप में कवर कर सकते हो, यानी कि व्यू। इसका मतलब ये होता है डेवलपमेंट के समय डेवलपर जो है उनको सेवरल अदर टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है जो कि टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है। अब आता है डिफरेंट बताओ क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट। मैं हर बार ये कवर कर रहा हूँ बिकॉज फंक्शनल कंपोनेंट
नॉर्मल जावास्क्रिप्ट सब में होते हैं, तो मैं हर वीडियो पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म पे लेके आऊँ। पैरामीटर में करते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होता है, जो कॉम ठीक है, सिंटैक्स सिंटैक्स क्या होता है? पैरामीटर, क्लास कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट। पैरामीटर अपना डिफरेंस वाला प्रॉपर्टी है। सिंटेक्स के वाइज पे क्या होगा, तो कंपोनेंट जो है वो आपको एक कोई रिएक्ट को एक्सटेंड करने बोलेगा, और कंपोनेंट जो है एक रेंडर फंक्शन क्रिएट करेगा जो कि एक रिएक्ट का एलिमेंट क्रिएट करेगा। ये जो है फंक्शन सेम भाई पुराना है, जो कि प्रॉप एक्सेप्ट करता है और उसके बदले रिएक्ट का एलिमेंट रिटर्न करता है। लाइफ साइकिल हुक्स क्या होता है? लाइफ साइकिल हुक्स क्रिएट करते हैं रिएक्ट कंपोनेंट से, और ये जो क्लास कंपोनेंट रहता है वो लाइफ साइकिल हुक्स को अवेलेबल बनाता है। हम लाइफ साइकिल यूज फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर नहीं रिएक्ट करते। ठीक है। और रीडेबिलिटी जो है काफ़ी डिफिकल्ट है टेस्ट और रीड करने के लिए, और फंक्शनल कंपोनेंट जो है काफ़ी ईजी है। कल एडवांटेज बताऊंगा, ठीक है, क्लास कंपोनेंट का, जानना मत। और आप किसी दो कंपोनेंट को एक कंपोनेंट के अंदर कैसे बनाते हैं, तो ये उसका है। आपने रिएक्ट को इंपोर्ट किया, आपने एक क्लास बनाई ऐप जिसको आपने रिएक्ट डॉट कंपोनेंट उसमें से एक्सटेंड किया, रेंडर स्टार्ट किया, उसमें आपने डिव के अंदर हेडर और कंटेंट को रिटर्न कर दिया। फिर आपने नया क्लास बनाया हेडर, जिसमें आपने अगेन रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को वो किया, इसमें आपने फिर रेंडर किया और हेडर डिव को रिटर्न कर रहे हो। वापस एक करो, फिर से रिएक्ट डॉट कंपोनेंट करो, उसके अंदर रेंडर करो और H2 कंटेंट जो है उसको कर दो, तो वो H1 और H2 दोनों कंटेंट को रीड कर देगा। फिर आप एक्सपोर्ट कर दो डिफॉल्ट टाइप को। बहुत सिंपल है, ठीक है, इनहेरिटेंस वाला काम है। अब क्वेश्चन क्या था भाई, पोलिंग से क्या समझ में आता है? पोलिंग जो है कुछ और है क्या? बूम बूम बूम, हाँ। क्या होता है, सर्वर को काफ़ी मॉनिटर करना पड़ता है अपडेट के लिए टाइम टू टाइम। तो प्राइमरी अपडेट क्या रहता है कि कोई कमेंट आए, नॉवल कमेंट्स आर देयर और नॉट। ये प्रोसेस जो है इसको पोलिंग बोलते हैं। ये चेक करता है सर्वर को आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स, और ये पॉसिबल है कि टाइम को चेंज कर दें। पोलिंग जो है वो एक आई रखता है यूज़र पे, एंड ये चेक करता है कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन सर्वर पे ना प्रेजेंट हो। और ये इश्यूज भी क्रिएट करता है, जैसे पोलिंग इट कैन क्रिएट इश्यूज रिलेटेड टू सेवरल थिंग्स एंड दस पोलिंग इज कंसिडर्ड। अब थोड़ा सा इस चीज़ पे, ये POOL है और ये POOL है, तो इस पे थोड़ा उस पे ध्यान दीजिएगा कि गलत है क्या सही है। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड हो सकता है मैं आगे और ऐसी वीडियोस लाऊं। हो सकता है, क्या लाते हैं यार, 1 घंटे का काम रहता है, थोड़े बहुत हेल्पफुल हेल्पफुल तो होगा ही अगर आप देख रहे हैं तो। अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो आप सही बता दीजिए, लिख दीजिए नीचे में आंसर। बट मेरे को लगता है मैं सही बता रहा हूँ, तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ यूट्यूब चैनल, यू नो दैट। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें और शेयर करें। शेयर ऑब्वियसली बहुत कम लोग करते हैं, बट हाँ भाई, किसी फ्रेशर्स को शेयर कर दो यार, इसी बहाने कुछ उसको करने मिल जाएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ स्टे सेफ।